सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, कल तक हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा और उसकी विशेषताओं तक बात कर ली थी। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ उस पर। ये जो टेबल आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, ये आपको बहुत काम की टेबल है बच्चों, बहुत काम की है। इस टेबल में आप लोगों को पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक साथ दिखाया गया है। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया, आप इसमें देख पा रहे होंगे। 7 कैटेगरी में रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग से लेकर के गामा तरंगों तक आप उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है ना। अब हमें तो मैं आपसे बात कर रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप यहाँ पर इस पेज पर देख पा रहे होंगे सबके सबको। अच्छा, इस टेबल में ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? घटते तरंगदैर्ध्य या बढ़ती आवृत्ति के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंग। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि तरंगदैर्ध्य का कौन सा क्रम चल रहा है? घटता क्रम चल रहा है। ठीक है। और आवृत्ति का कौन सा क्रम चल रहा है? बढ़ता क्रम चल रहा है। ठीक है। ये जो बना है आपके सामने, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेफिनेशन हो गई हमारे पास। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो 7 प्रकार की तरंग है, आपको परीक्षा में इसी में से प्रश्न आएगा। इसी में से ये बहुत काम का है। आप इसको जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना आपको ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रही है रेडियो तरंगों कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 7 कैटेगरी में बांटा गया है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स तरंग और गामा तरंग है। ठीक है ना। अगर इसका उल्टा क्रम ले लेंगे, जैसे जी अभी तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम है, आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। अगर आप तरंगदैर्ध्य का बढ़ता और आवृत्ति का घटता क्रम रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं हम इसको ऐसे ही याद करें, हम इसको तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो पूरी की पूरी टेबल आपको ये उल्टे क्रम में लिखनी पड़ेगी। 7 नंबर वाला 1 पर आएगा, 6 वाला 2 पर आएगा, 5 वाला 3 पर, 4 वाला 5 वाला 4 पर, 4 वाला 3 पर, 3 वाला 2 पर, ऐसे क्रम बदल जाएगा। ठीक है। चलिए अब इन पर बात कर लेते हैं, इसमें अपन को मिलना क्या है। सबसे पहली हमारे पास जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की जो तरंग है वो है रेडियो तरंग। सबसे पहले रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, क्योंकि घटता क्रम है, यानी सबसे ज्यादा है। या यूं कह सकते हैं रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। जिनकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उनकी आवृत्ति कम, और जिनकी तरंगदैर्ध्य कम उसकी आवृत्ति ज्यादा। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में चलती है। ठीक है ना। चलो अब आते हैं बात रेडियो तरंग। ठीक, तो रेडियो तरंग है, इनका तरंगदैर्ध्य 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर की रेंज में होता है। इनका तरंगदैर्ध्य लिखा हुआ है। ठीक है ना। यानी 0.1 मीटर से अधिक। 0.1 मीटर से कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बात समझ में आई? ये जो है इनको 500, इनका जो आवृत्ति है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। ये संकेत के साथ लिखा है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंगों का आवृत्ति सबसे अधिक, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम। सॉरी 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 रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति आपको कैसे लिखी है? कम वाली स्थिति में। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसकी जो खोज है, रेडियो तरंगों की जो खोज है वो किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। आविष्कारक कौन है इसके? मार्कोनी है।
कब की थी? 1899 में की थी। अपन पढ़ चुके 1899 में रेडियो युग की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से पैदा की थी इन्होंने? तो त्वरित आवेश या दोलित्र परिपथ। तो त्वरित आवेश या दोलित्र परिपथ यानी दोलित्र आवेश हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं। तो ये कहाँ से हुई ये पैदा रेडियो तरंगें? स्रोत है वो इसका त्वरित आवेश। इनका प्रमुख गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है, बहुत आसानी से विवर्तित हो जाती है। बहुत आसानी से विवर्तित हो जाती है। विवर्तित होना मतलब मुड़ना। विवर्तित होने का मतलब क्या होता है? मुड़ना। बहुत आसानी से ये जो तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। मुड़ जाती हैं मतलब यानी कि जो किनारों पर जो दीवार के किनारे होते हैं या किसी वस्तु के किनारे होते हैं तो आसानी से मुड़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा रेडियो मोबाइल के सिग्नल अंदर तक आ जाते हैं, कमरे कमरे के अंदर तक। और इनका प्रयोग अनुप्रयोग क्या है? सबसे प्रमुख अनुप्रयोग है रेडियो संचार में और टेलीविजन में। मतलब जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है तो हमारा टेलीविजन मतलब टीवी चलती है ये रेडियो तरंगों के कम्युनिकेशन से ही चलती है। ठीक है। और ये कैसे इसको डिटेक्ट करती है? तो अभिग्राही के एंटीना से डिटेक्ट करती है। अभिग्राही मतलब जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर का जो एंटीना होता है उसके द्वारा इसको क्या करते हैं? संसूचित करते हैं। तो पहला पोर्शन क्या मतलब रेडियो तरंग है। इनका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से थोड़ा अधिक होता है या 6 × 10⁻² से 0.3 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है ना। ये जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बढ़ता क्रम है ना, तो बड़ा वाला अंक आगे है, पीछे वाला छोटा अंक है। और ये आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है। और इसका स्रोत आविष्कारक इसके मार्कोनी जी हैं। 1899 में इन्होंने इसको खोजा था। त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। स्रोत पूछे आपसे कि स्रोत क्या है इसका? तो त्वरित आवेश है, दोलित्र परिपथ कहलाता है इसका स्रोत। प्रमुख गुण है विवर्तित होना। सबसे महत्वपूर्ण गुण है इनका विवर्तित होना। बहुत आसानी से विवर्तित होती है। और इनका उपयोग, प्रमुख उपयोग है वो रेडियो संचार और टेलीविजन में अभिग्राही एंटीना से डिटेक्ट होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारी आती है सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंग क्या है? इनका जो तरंगदैर्ध्य परास है वो 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर की रेंज में होता है। 0.1 मीटर से कितना होगा? कितना होगा? 1 मिलीमीटर की रेंज में होगा। ठीक है ना। इसका आवृत्ति परास 3 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज की रेंज में होता है। 3 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज की रेंज में होता है। किसने खोज की थी? 1888 में हर्ट्ज ने की थी। 1888 में इनकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। ठीक है। स्रोत कहाँ से मिलती हैं? तो ये विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब, मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, ये इनके स्रोत हैं। विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब, मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन, ये इनकी स्रोत हैं। ये जो डिवाइस है, मशीन है जो सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करते हैं। प्रमुख गुण क्या है? संकीर्ण कणापुंज के रूप में आगे बढ़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है संकीर्ण कणापुंज के रूप, मतलब ये जो आगे बढ़ती है ना, जब ये आगे बढ़ती है ना संकीर्ण, तो ये फैलती नहीं है। इनका विवर्तित होता, ये फैलती नहीं है। ये ये एक बिंदु के रूप में एक प्रकार से आगे बढ़ती जाती है, फैलती नहीं है। तो इनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा जब नष्ट नहीं होती है तो आसानी से परावर्तित होकर वापस लौट आती है। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग भी आपने देखा होगा राडार प्रणाली, दूरसंचार। राडार प्रणाली मतलब आपने देखा होगा हवाई जहाजों के लिए यूज की जाती है। एरोप्लेन को संकेत भेजने के लिए, लाने के लिए राडार लगे होते हैं एयरपोर्ट पर। तो राडार प्रणाली में, दूरसंचार में, माइक्रोवेव ओवन में, देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोवेव। तो जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं घरों में यूज होते हैं उनमें भी इन तरंगों का प्रयोग होता है। किसका? सूक्ष्म तरंगों का। कितना महत्वपूर्ण है वो। तो राडार प्रणाली में, दूरसंचार में, माइक्रोवेव ओवन में। और बिंदु संपर्क डायोड इनका संसूचक है, इनके डिटेक्ट करने का एक स्रोत है। इसका डिटेक्टर है वो बिंदु संपर्क डायोड। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है अवरक्त तरंगें। अवरक्त है तो उनका तरंग दैर्ध्य है 1 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से 7×10⁻7 मीटर की कोटि में होता है। इसकी रेंज है, इस रेंज में होता है अवरक्त तरंगों का। इनकी जो आवृत्ति परास है वो 3×10⁻11 हर्ट्ज से 4×10⁻14 हर्ट्ज इस रेंज में होती है। ठीक है।
किसने इसकी खोज की थी? इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने कब की थी? सन 1800 में। तो विलियम हर्शेल इसके आविष्कारक या इसकी खोज करता है। कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रत्येक गर्म पिंड से। कोई भी गर्म वस्तु होगी उसमें से जो तरंगें निकलती हैं वो होती हैं अवरक्त तरंगें। ठीक है ना। तो गर्म वस्तु इसका क्या है? स्रोत है, ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, मतलब जिस चीज के संपर्क में आते हैं उसको गर्म कर देती है, तो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये धुंध में या अंधेरे में फोटोग्राफी कर सकती है। तो आपने देखा होगा इंफ्रारेड कैमरे आते हैं ना, आपके मोबाइल में भी एक फंक्शन होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फंक्शन ऑन कर दो तो फिर वो अंधेरे में भी कैमरा फोटो खींचने लगता है। तो वो क्या करता है, उसमें प्रत्येक वस्तु में से, कोई भी वस्तु हो उसमें से, हम तो सभी तो गर्म है, तो सभी वस्तुओं में से अवरत किरणें निकलती हैं। तो अवरत किरणों को बोलते हैं इंफ्रारेड रे, इसलिए उनको इंफ्रारेड कैमरा भी बोलते हैं। तो ये अंधेरे में भी फोटो खींच देते हैं। अंधेरे में आपने देखा होगा जो सीसीटीवी कैमरे आपने लगे होते हैं जगह जगह, उनमें भी एक रेड लाइट सी जलने लगती है, रात हो जाती है, तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि ये इंफ्रारेड कैमरा है। ठीक है। और ये थर्मोपाइल या बोलोमीटर नामक डिवाइस से ये डिटेक्ट होती है। किससे? थर्मोपाइल या बोलोमीटर, ये जो डिवाइस है इसको डिटेक्ट करती है। डिटेक्टर है संसूचक। संसूचक मतलब उनकी उपस्थिति का जो है संकेत देने वाला या इनको बताने वाला। अब आता है दृश्य प्रकाश तरंगें। दृश्य प्रकाश तरंगें, ठीक है। दृश्य प्रकाश तरंगें क्या है? तो इनका जो तरंगदैर्घ्य है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अच्छा, एनसीईआरटी में आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इसका पूरा स्पेक्ट्रम दिया है, तो इसमें तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में दिया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नैनोमीटर में आपको तरंगदैर्घ्य उसमें दिया हुआ है। तो ये 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर, ये मीटर में लिखा है, और ये नैनोमीटर में लिखा है, ये आर्मस्ट्रांग में लिखा है। ये तीनों तीनों क्यों दे दिए? तीनों तीनों क्यों दे दिए? इसका कारण है, ये आपसे हो सकता मीटर में पूछा जाए, हो सकता नैनोमीटर में पूछा जाए, हो सकता आर्मस्ट्रांग में पूछा जाए। कभी कभी क्या है, जो आपको ब्लैंक्स या जो ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 10 प्रकाश तरंगदैर्घ्य परास इतने से इतने मीटर होता है, या इतने से इतना नैनोमीटर होता है, या इतने से इतना आर्मस्ट्रांग होता है। तो आपको तीनों वैल्यू 10 प्रकाश की याद रखनी है, विजिबल लाइट। तो इसका तरंगदैर्घ्य 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर, या इसी को बोल दें 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, या 7000 आर्मस्ट्रांग से 4000 आर्मस्ट्रांग की रेंज में होता है। इनका जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति परास, ये 4 × 10⁻14 हर्ज से 7 × 10⁻14 हर्ज इस रेंज में होती है। इसकी क्या है, वो रेंज है, आवृत्ति परास है। ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी खोज, तो इसकी खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन ने सबसे पहले इसका स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, खोजा था। बताया था कि दृश्य प्रकाश 7 प्रकार के रंगों, बेजानी, हपी, नाला, जिसका क्रम हम पढ़ते हैं, इस क्रम में रहता है। तो 1666 में किसने खोजा था? न्यूटन ने इसका खोजा था। अच्छा, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो उत्तेजित परमाणु। उत्तेजित परमाणु, जब परमाणु एक निम्नतम अपने एनर्जी लेवल से हायर लेवल एनर्जी पहुंचता है, तो फिर जब वहां से वापस लौटता है तो वो फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस फोटान में से दृश्य प्रकाश निकलता है। और सूर्य भी है, विद्युत बल्ब भी है, अपने घर में है, मोमबत्ती भी है, ट्यूबलाइट भी है, सब इसके स्रोत हैं दृश्य प्रकाश। जहां से भी दृश्य प्रकाश निकल रहा है वो उसका स्रोत हो जाएगा। इसमें दो स्पेशल दे दिए, उत्तेजित परमाणु और सूर्य। ठीक है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी है दृष्टि संवेदना उत्पन्न करना। दृष्टि संवेदना अर्थात इनके कारण ही हमें दिखाई देता है, तो ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं। अगर दृश्य प्रकाश नहीं होगा तो हमें दिखाई थोड़ी देगा। भाई हमारे चार और रेडियो तरंगें भी हैं, सूक्ष्म तरंगें भी घूम रही हैं, और तरंग घूम रही है, हमें दिखता है थोड़ी अंदर, हमें तो तभी दिखेगा जब दृश्य प्रकाश होगा। तो दृश्य प्रकाश का महत्वपूर्ण गुण हमें क्या मिला? क्या मिला? ये मिला कि ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है ना। अच्छा, अनुप्रयोग क्या है इसका? वस्तु को देखकर जानकारी प्राप्त करना। यही तो है, हम इसका प्रयोग देखने में करते हैं, सीधी सी बात है, देखने में।
तो इसका प्रयोग हम काय में करते हैं? देखने में। तो वस्तु को देखकर जानकारी प्राप्त करना ये इम्पोर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन हो गया। इसका डिटेक्टर कौन है? मानवनेत्र है। बिल्कुल, मानवनेत्र हमारे डिटेक्टर है, संसूचक है। ये जैसे ही प्रकाश होगा तो मानवनेत्र बताएगा प्रकाश है, क्योंकि जब प्रकाश होगा, दृश्य प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा। तो मानव नेत्र क्या है? इनका डिटेक्टर है। अब आता है पराबैंगनी तरंग, बहुत महत्वपूर्ण, पराबैंगनी तरंग। ठीक है, तो इनका जो तरंग दैर्ध्य परास होता है वो 4×10⁻7 मीटर से 6×10⁻7 मीटर इस कोटि में होता है, या यूं कह लीजिए 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर की कोटि में होता है, या यूं कह लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 6 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये हमारे पास है वो पराबैंगनी तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? 4×10⁻7 मीटर से 6×10⁻10 मीटर इस रेंज में होता है, कोटि में होता है। और ये 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर नैनोमीटर की स्केल में, और एंगस्ट्रॉम स्केल में होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 6 एंगस्ट्रॉम। कौन सी तरंगें होती हैं? पराबैंगनी तरंग। ठीक है, इनका आवृत्ति परास कितना होता है? इनका आवृत्ति परास होता है 7×10⁻14 हर्ट्ज से 5×10⁻17 हर्ट्ज इस कोटि में होता है। किस कोटि में होता है? 7×10⁻14 हर्ट्ज से कितना? 5×10⁻17 हर्ट्ज इस कोटि में होता है इनका तरंग दैर्ध्य परास। किसने की थी इनकी खोज? डब्ल्यू रिटर। डब्ल्यू रिटर इनकी खोज रिटर ने की थी। कब की थी? 1801 में की थी। ठीक है, अब आता है आपको कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो विशिष्ट प्रकार के लैंप या पराबैंगनी लैंप कहते हैं, उनसे उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक गर्म पिंड, जो पिंड बहुत ही ज्यादा एक निश्चित टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उनसे निकलने लगते हैं। जैसे कि वेल्डिंग जहाँ पर होती है, तो वेल्डिंग में पराबैंगनी किरण उत्पन्न होती है, क्योंकि वेल्डिंग जब होती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है, हीटिंग हो जाता है, मेटल पिघलने लगती है, तो वहां पर जो है ये उत्पन्न होती है। और सूर्य से भी आती है, सूर्य से तो सभी आती है बच्चों, है ना, सूर्य से। अब इसका सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे प्रमुख है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि किसी धातु सतह पर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इसमें इसका उपयोग होता है। अब हमारे पास आता है इसका क्या हो गया? प्रमुख गुण। अब एक प्रमुख अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। क्या? फिंगरप्रिंट की जांच करने में, फिंगरप्रिंट में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट रखने में पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रेज का। और फिंगरप्रिंट प्रणाली में होता है ना, शुद्ध घी की जांच होती के करते हैं, इसके ताजे अंडों की जांच में होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और हैं जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैं एक साथ पहले स्पेक्ट्रम समझा दूं। तो प्रमुख उपयोग फिंगरप्रिंट प्रणाली में और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है ना, यही करा देते तो शुद्ध घी की जांच करने में, अंडों की जांच करने में, आदि आदि। और प्रकाश विद्युत सेल, इसको डिटेक्ट करता है प्रकाश विद्युत सेल। मतलब एक जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर एक सेल बनाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, उसको फोटो सेल कहते हैं। तो जैसे ही वहां पर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो फोटो सेल एक्टिव हो जाएगा। तो फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल इसका डिटेक्टर है या इसका संसूचक है। ठीक है, 6 नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं कौन सी तरंगें? एक्स तरंग। ठीक है ना, एक्स तरंग। तो एक्स तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य परास होता है 10⁻8 मीटर से 10⁻13 मीटर, या 10 नैनोमीटर से 10⁻4 नैनोमीटर, या 100 एंगस्ट्रॉम से 10⁻3 एंगस्ट्रॉम इस रेंज में होता है एक्स तरंगों का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इनका आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति होती है 3×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻21 हर्ट्ज। देखो बहुत ज्यादा है, 10⁻16, 3×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻21 हर्ट्ज होती है। किसने की थी इनकी खोज? हमें पता है, रोडजन ने की थी। रोडजन की थी। कब की थी?
1895 के अंदर की थी। तो रोंटगन ने इनकी खोज की थी, कब की थी? 1895 में की थी। स्रोत क्या है इसका? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का भारी तत्वों पर बौछार। मतलब जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी भारी धातु से टकराते हैं तो उसमें से एक्स कण निकलने लगते हैं, ठीक है ना। कौन? जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन भारी धातुओं से टकराते हैं तो उनमें से एक्स कण निकलने लगते हैं। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का भारी तत्वों पर बौछार करने से उत्पन्न होता है। अगला क्या है इसमें? गुण। लकड़ी या धातु के आवरण में रखी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। लकड़ी या धातु के आवरण में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, उसको प्रभावित कर देती है, एक हो गया। दूसरा, ये शरीर के आर पार निकल जाती हैं, आपको तो पता ही है, नहीं है? एक्सरा कराते ना अपन, तो एक्सरा, एक्स-रे, किरणों को क्या बोलते हैं? रे। एक्स-रे, तो उसी को तो एक्सरा बोलते हैं। अपन बोला एक्सरा करा लिया हमने, एक्सरा करा लिया तो क्या करते हैं? एक्स किरणें डालते हैं, शरीर के आर पार निकल जाती हैं, तो हड्डियों की फोटो खींच देते हैं और मसल्स की फोटो खींच देती हैं। अलग अलग जगह उनका प्रभाव अलग अलग रहता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं तो वहां पर एक फोटो आ जाती है हमारी अंदर की, तो ये शरीर के आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। एक और थोड़ा यहाँ पर लिखना। अच्छा, अब इनका महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है? इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है चिकित्सा संबंधी जांच है। चिकित्सा आपने देखा होगा कभी भी आपको कोई तकलीफ है शरीर में तो डॉक्टर बोलता है एक्सरा करा लो, तो एक्सरा से क्या पता चलता है? शरीर के अंदर का दिख लेता वो की प्रॉब्लम कहाँ है। तो चिकित्सा संबंधी जांच में जासूसी में होता है। जासूसी में भाई आप कोई चीज छुपा करके ला रहे हो, विदेशों से आते हैं तो देखो एयरपोर्ट पर वो एक्सरे मशीन में से गुजार देते हैं वस्तुओं को या कभी कभी इंसान को, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको देखना होता है कि इसके अंदर कोई जो है कोई हथियार या कोई कीमती वस्तु तो नहीं रखा है। तो ये जासूसी करने में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में कहीं क्रैक तो नहीं है, वो कोई कमी तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है, तो उसको एक्सरा कर देते हैं। जैसे हमारा एक्सरा होता है वैसे मेटल का कर देते हैं, तो उससे दरार को वो पता लगा लेती है। तो चिकित्सा संबंधी जांच में, जासूसी करने में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अब ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो गीगर ट्यूब और आनीकरण प्रकोष्ठ। गीगर ट्यूब एक प्रकार की एक निवात ट्यूब है जिसमें दो कैथोड एनोड लगा करके हाई वोल्टेज पैदा किया जाता है, तो गीगर ट्यूब में होता है। और आनीकरण प्रकोष्ठ, आनीकरण प्रकोष्ठ का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रकोष्ठ जिसमें गैस को आयनित कर देते हैं अपन काय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो आनीकरण प्रकोष्ठ कहलाता है वो। तो एक्स किरणों का ये हमारे पास पूरा डिटेल हो गया। अब ये लास्ट हमारे पास है वो गामा किरण है, लास्ट कहते हैं या फर्स्ट कहते हैं इस तरफ से। तो गामा किरण क्या है? गामा किरण इनका जो तरंग दैर्ध्य परास है वो 10 मीटर से 10 14 मीटर इस रेंज में होता है, या यूं मान लीजिए 0.1 नैनोमीटर से 10⁻⁻5 नैनोमीटर के रेंज में होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम इस कोटि में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका आवृत्ति परास कितना होता है? 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज इस कोटि में होता है। 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज इस कोटि में होता है इसका आवृत्ति परास। इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है हेनरी बेकेरेल। कब की थी खोज? 1896 में। तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। कहाँ से उत्पन्न होती है? स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया, जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से गामा किरण निकलती है, तो इनका नाभिकीय अभिक्रियाएं ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो इनके स्रोत हैं। अब आता है प्रमुख गुण क्या है इसका? तो उच्च ऊर्जीय होती है, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है बच्चे, बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। और उच्च विभेदन क्षमता, इनकी विभेदन क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इसका बता दूं, ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की शीट को पार कर जाती है, इतनी ज्यादा इसकी क्या होती है? विभेदन क्षमता होती है, ठीक। और उपयोग क्या है? कैंसर के इलाज में, कैंसर का इलाज करते हैं ना तो उसमें होता है अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, अवांछनीय जो
अनिवार्य नहीं है, एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो उन कोशिकाओं को, बात तो वही हुई ना, कैंसर में क्या होता है, अवांछनीय कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं तो नष्ट कर देते हैं। तो कैंसर के इलाज में अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में इनका भी इसी की तरह विघटती और आयनीकरण प्रकोष्ठ, ये इनका जो है डिटेक्टर है, इसी से डिटेक्ट होती है, ठीक है ना, ये डिटेक्ट होती है। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पूरी जानकारी आपको एक टेबल के अंदर दी है। आपको इसको दो तरीके से बना लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके कुछ प्रश्नों पर बता दूं कैसे प्रश्न आते। जैसे उसने कहा आपसे कि परावैंगनी तरंगों की खोज किसने की थी, एक नंबर में आ गया। परावैंगनी तरंगों की खोज कब हुई, तो यह है आंसर। परावैंगनी तरंगों की खोज रिटर्न ने की 1801 में की थी, ठीक है ना। अब आपको आ गया परावैंगनीकरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। या उसने कहा कि परावैंगनीकरण है उसमें प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। और उसने कहा परावैंगनीकरणों को डिटेक्ट करने के लिए, संसूचित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, तो आपको भर देना है प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको आ गया अवरक्त तरंगों से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख गुण, अनुप्रयोग आदि आदि लिखिए। तो अवरक्त तरंग, तो हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो वे तरंग हैं जिनका तरंग दैर्ध्य परास 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, अवरक्त तरंगें कहलाती हैं। देखो ये परिभाषा लिखिए इनकी। या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की वे तरंग है जिनका तरंग दैर्ध्य परास 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर से 7 × 10⁻7 मिलीमीटर के परास में होता है, अवरक्त तरंगें कहलाती। परिभाषा हो गई। या आप यहाँ से बोल सकते हो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आप अवरक्त तरंग क्या है, तो अपन बोलेंगे वे तरंग हैं जिनका आवृत्ति परास 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के परास में होता है, अवरक्त तरंगें कहलाती है। इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज विलियम हर्शेल ने सन 1800 में की थी। ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं। इनका सबसे प्रमुख गुण क्या है, सबसे प्रमुख गुण है कि ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अनुप्रयोग लिखो, तो अनुप्रयोग लिखेंगे धुंध या अंधेरे में फोटोग्राफी में, रोगियों की सिकाई करने में, रोगी जो होते हैं ना उनकी सिकाई करने में भी इनका उपयोग होता है, ठीक है ना। और इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, संसूचित कैसे करते हैं, तो थर्मोपाइल वोल्यूमीटर डिवाइस के द्वारा इनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, संसूचित करते हैं, ठीक है। जैसे आपको आ गया, क्या आ गया, दृश्य प्रकाश तरंग क्या है, दृश्य प्रकाश तरंग क्या है, आंसर क्या दे देंगे, वे तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य परास 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के परास में तक होता है, या 700 नैनोमीटर से 400 इसको उल्टे क्रम में लिख देना तो ऐसा हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, दृश्य प्रकाश तरंगें कहलाती हैं। या वे तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य पर, जब आवृत्ति बोलो तो यहाँ से इस तरफ बोलना है, ऐसा ऐसा बोलना है, क्योंकि पहले छोटा फिर बड़ा, जब तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बोलो तो ऐसे ही बोलना है ना। मैं फिर से बोल दूं इसको, दृश्य प्रकाश तरंग क्या है, वे तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य परास 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक होता है, वो दृश्य प्रकाश तरंग कहलाती है। या वे तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, या वे तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, दृश्य प्रकाश तरंग कहलाती है। ये प्रश्न आपको पिछले वर्ष में परीक्षा में आया है। कैसा आया है, उन्होंने पूछा है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है। तो जब तरंग दैर्ध्य परास लिखो तो पहले छोटी वैल्यू लिखना है, बाद में बड़ी वैल्यू लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, हम ऐसा बोलेंगे। बात समझ में आई, आ गई होगी। इसी प्रकार अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास खाली स्थान होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। एक्स तरंग और तरंग दैर्ध्य परास खाली स्थान से खाली स्थान होता है, तो हम बोलेंगे 10⁻3 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, या 10⁻4 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, या 10⁻13 नैनोमीटर से 10⁻8 मीटर की कोटि में होता है, ठीक है।
इसी प्रकार आपको प्रश्न पूछा गया, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी 1899 में। सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी 1888 में। आवरक तरंगों की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी सन 1800 में। दृश्य प्रकाश तरंगों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी 1666 में। परावैंगी तरंगों की खोज किसने की थी? ह्यूटन ने की थी 1801 में। एक्स तरंगों की खोज किसने की थी? रॉन्टगन ने की थी 1895 में। गामा तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी 1896 में। ठीक है। रेडियो तरंगों का स्रोत खाली स्थान होता है, त्वरित आवेश और दोलित परिपथ। सूक्ष्म तरंगों का स्रोत क्या है? विशेष प्रकार के निर्वात मैग्नेट्रॉन या क्लाइस्ट्रॉन है। आवरक तरंगों का स्रोत क्या है? ब्रह्मपिंड है। दृश्य प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? परमाणु, सूर्य, लैंप, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि है। परावैंगी तरंगों का स्रोत क्या है? विशिष्ट लैंप, अत्यधिक गर्म पिंड और सूर्य। एक्स किरणों का स्रोत क्या है? लकड़ी या धातु के आवरण में रखी फोटोग्राफिक प्लेट, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पर भारी तत्वों की बौछार। गामा किरणों का स्रोत क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है ना। अब आपको आ गया रेडियो तरंगों का एक प्रमुख गुण बताइए, तो लिखेंगे विवर्तित होना। ये बहुत आसानी से विवर्तित हो जाती है। सूक्ष्म तरंगों के प्रमुख गुण लिखिए, तो संपूर्ण क्रम पंज के रूप में आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनका प्रयोग राडार प्रणाली में किया जाता है, माइक्रोवेव में किया जाता है। यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी किस तरंगों की सहायता से ज्ञात की गई? सूक्ष्म तरंगों की सहायता से। ठीक है ना, क्योंकि सूक्ष्म तरंगों को भेजा चंद्रमा पर और वहां से परावर्तित होकर वो वापस आ गई। तो ये ऐसे इसमें ढेरों प्रश्न आपके निकल करके आ सकते हैं, ढेरों। एक और प्रश्न में आपको बता दें परीक्षा में आता है, वो 4 प्रकार की तरंगों को, 4-5 तरंगों के नाम लिखते हैं। ठीक है ना, और आपको क्वेश्चन देते हैं, इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, या आवृत्ति के घटते क्रम में, या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, ऐसा आता है। ठीक है ना। तो जो ये तरंग का मैंने आपको टेबल बताई है, जिस टेबल पर हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस क्रम में है? ये है वो तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम, तरंग दैर्ध्य घटते क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। ठीक है ना, आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। तो आपको प्रश्न आ गया, इनको आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो उल्टा लिखना है। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, यानी कि देखो सबसे अधिक तरंग होता है, सॉरी घटते, हाँ बढ़ता क्रम तरंग दैर्ध्य का, तो क्या हो गया? सबसे जो है बड़ा, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य इसकी, सबसे कम इसकी, तो बढ़ता क्रम लिखना तो सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों की, गामा किरणों से ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है एक्स किरणों की, एक्स किरणों से ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है परावैंगी तरंगों की, इनसे भी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है दृश्य प्रकाश तरंगों की, इनसे भी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है अवरक्त तरंगों की, और इनसे भी ज्यादा होती है सूक्ष्म तरंगों की, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो तरंगों की, इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से। ठीक, फिर आपको आ गया आवृत्ति का बढ़ता क्रम लिखिए, तो ऊपर से लिखना है आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। रेडियो तरंग है, रेडियो तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है सूक्ष्म तरंगों की, सूक्ष्म तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है अवरक्त तरंगों की, अवरक्त तरंगों से भी अधिक आवृत्ति होती है दृश्य प्रकाश तरंगों की, दृश्य प्रकाश तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है परावैंगी तरंगों की, परावैंगी तरंगों से अधिक आवृत्ति होती है एक्स तरंगों की, और एक्स से भी ज्यादा होती है गामा तरंगों की। ठीक है। अब आपको आ गया अवरक्त किरणें खालिस्तान और खालिस्तान तरंगों के बीच उपस्थित होती हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। तब बोलेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, और दृश्य प्रकाश तरंगों के मध्य स्थित है। ये देखो, ठीक है ना, ऐसे किसी का भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको एक्चुअली पूरे अध्याय को बहुत अच्छे से कवर कर रही है, इसलिए मैंने इस टेबल को ही सीधा उठा लिया था, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इन तरंगों के एक एक की विशेषताओं के बारे में और ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अपन को क्या मिलती है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बच्चों इसको कॉपी में ऐसे ही बना लेना, अच्छी तरह नोट कर लेना, और बार बार रीड करना, ताकि आपको ये टेबल याद हो जाए। ठीक है, सभी को नमस्कार।